संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। हमें दिया है कि 4 का पावर n, क्या n कोई ऐसा संख्या है? n नेचुरल नंबर है, हम जानते हैं, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जो रखने पर इसका जो मान है 0 आ जाए। ठीक है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n यानी 4 के पावर में यदि n का मान 1, 2, 3, 4 या कुछ भी रख दे तो उसका जो हल है वो 0 पर समाप्त हो। तो हम देखते हैं, जैसे 4 के पावर n है तो n के जगह पे हम 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो ये 4 ही आएगा, ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। यदि हम 2 रखते हैं तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौका 16, फिर भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। हम 3 रख के देखते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, चौका 64। ये भी संख्या जो है 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब हम n के जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या रख दे वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए हमें इसका जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। यदि इसका गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो इसका जो हल है वो 0 पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे लिखेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के पावर n, 2 के पावर n गुणे 2 के पावर n। यदि हम घातीय संकेतन के नियम से करें, घातांक के नियम से करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n क्या होता है? 2n हो जाता है। इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो n का मान कुछ भी रखे तो उसका वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसको हम लिख देंगे कि n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। जैसे कि 10 है, 10 के पावर जैसे n यदि दिया रहता हमें तो n का कोई भी मान यदि हम रखते n के जगह पे, n का कोई भी मान यदि हम n के जगह पर रखते तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती। जैसे कि यदि हम 10 के पावर n के जगह पे 2 रख दे, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। जब 100 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में 2 पचे 10, 25, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। इसके गुणनखंड में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आए तो उसके पावर में n का कोई भी मान यदि हम रखते हैं तो वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, यदि हमें सवाल ऐसे पूछा होता कि 10 के पावर n या 20 के पावर n या 30 के पावर n यदि लिखा होता तो हम समझ जाते कि हाँ वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। क्योंकि 10 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 आता है, इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आता है। 20 का करते हैं गुणनखंड तो 2 गुणे 5, इसमें भी 2 और 5 दोनों आ रहा है। जब 30 का करेंगे तो 2 गुणे
3 गुणे 5, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो जिस संख्या में 2 और 5 दोनों गुणनखंड हो, 2 और 5 दोनों गुणनखंड दिया हो, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। उसके पावर में चाहे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, इनफाइनाइट तक के बीच में कोई भी संख्या रखे तो वो संख्या 0 पे समाप्त होती है। जबकि यहाँ पर दिया था 4 के पावर n, 4 के पावर n, यदि 4 का गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 ही इसका गुणनखंड आता है। केवल क्या आता है, इसका गुणनखंड जो है केवल 2 आता है। तो केवल 2 आता है, तो ये इसका मान कभी भी जब n का मान कुछ भी रख दे, इसका जो हल है वो कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर है। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड में भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में केवल, ठीक है, अभाज्य संख्या आती है, केवल अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं कि हमें 6 और 20 का HCF पूछा है और LCM पूछा गया है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 3 से 1 आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। एक का मतलब यह हुआ कि कोई संख्या है, यदि उसके पावर में कुछ नहीं दिया है तो उसके पावर में 1 हमेशा छुपा रहता है, हाइड रहता है हमेशा। ठीक है, 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दहिया 20, 2 पाँचे 10 और 5 एकम 5। तो जब 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 जो है 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। तो हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकाला, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। और 20 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कितना निकाले हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। अब हमें HCF इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, उभनिष्ठ क्या है दोनों में। तो देखा जाए तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये तो अलग हो जा रहा है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो दोनों में देखा जाए, अब तो उभनिष्ठ हम देख लिए कि दोनों में उभनिष्ठ 2 है। अब ये देखना है कि किसका पावर कम है, जिसका पावर कम होता है वही HCF होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 इसका पावर, इसका घात कम है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, LCM क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसमें सबसे बड़ी घात किसका है, तो 2 के पावर 2, और जो संख्या छूट गई है, जो कॉमन नहीं है, उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। जब इसका गुणा कराएंगे हम, तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60। एलसीएम कितना निकल जाएगा इसका, 60 निकल जाएगा। इसका करने का एक और विधि है कि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे हम, और उसके HCF से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 2 तिहाई 6 और 20 तिहाई 60। ऐसे भी हमें क्या होगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जब HCF हमें पता हो तब हम ये करेंगे, और जब एलसीएम हमें पहले से पता हो, जब हमें एलसीएम पहले से पता हो, मान के चलिए 60, तो फिर भी हम वैसे ही कर सकते हैं, जैसे दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और बटा में 60 कर देते हैं। तो 20 तिहाई 60 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, HCF प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें HCF पता है तो एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करके HCF से भाग दे देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा,
और एलसीएम में यदि हमें पहले से पता है तो दोनों संख्या को गुणा करके यदि एलसीएम से भाग दे देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ सेम वही सवाल है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसका संख्या यहाँ पर बदल दिया गया है। लिखा है कि ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर सेम वही करेंगे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर 2 का कितने बार गुणा किया गया है, एक बार गुणा कर देख लेते हैं, सही गलत है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दिया 96। ठीक है, तो 2 का गुणा कितने बार हुआ है? 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। ठीक है, उसी प्रकार 404 है, 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 404 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालते हैं। 2 दूनी के 4 0, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 0, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 101 से डिवाइड कर देते हैं सीधे। यहाँ पर देखा जाए तो 2 का गुणा 2 बार हुआ है और ये 101 एक ही बार है। ठीक है, तो हम जो है 404 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 101 के पावर 1। अब इसमें देखेंगे एचसीएफ के लिए हम बताए हैं, एचसीएफ निकालने के लिए बताया गया है कि दोनों 96 और 404 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है 2। ठीक है, दोनों में जो है, दोनों में कॉमन 2 दिया है और कॉमन में सबसे जिसका छोटा घात होता है वो एचसीएफ हो जाता है। जैसे 2 के पावर 2 ये छोटा घात है, ये 5 बड़ा घात हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 यानी कि 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, इसका 2 बार गुणा मतलब 4। तो एचसीएफ कितना निकल गया हमारा? एचसीएफ निकल गया 4। और एलसीएम क्या हो जाएगा? जैसे कि दोनों में कॉमन 2 है और इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं और जो इसका और इसका जो कॉमन नहीं है, जो छूट जाता है, उसको भी हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दिया 96। और 96 में जब हम 101 से गुणा करेंगे तो 9696 आएगा। ठीक है, 9696, 96 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 96 96। तो ये है हमारा एलसीएम और ये रहा हमारा एचसीएफ। क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। हमें कहा है कि 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड पहले कितना होगा देख लेते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा और 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो अभाज्य गुणनखंड 6 का निकालेंगे हम तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। ठीक है, 72 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। 2 का गुणा कितना बार, 2 कितने बार आया है? 1 2 3। लिख सकते हैं 2 के पावर
3 गुणे 1 2, 3 कितने बार आया है? 2 बार, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 120। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 कितने बार आया है? 1 2 3, 2 कितने बार आया है? 3 बार। ठीक है, 3 कितने बार आया है? 1 बार, और 5 जो है 1 बार। तो HCF में हम लोग करते क्या है, HCF में कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन इसमें 2 दिख रहा है, और HCF में सबसे छोटा घात, HCF में सबसे छोटा घात इसमें क्या है? HCF में ये 2 है जो कॉमन, इसमें छोटा घात क्या है? 1 है, तो जो छोटा घात, और यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटा घात 2 का है, और इसमें सबसे छोटा घात 3 का है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घात कितना है? सबसे छोटा है 1 है। तो इसका जो HCF हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जो है इसमें सबसे बड़ा घात किसका है? तो 2 के पावर 3 है, इसमें सबसे बड़ा घात 3 के पावर 2 है। ठीक है, और जो छूट गया उसको भी हम एलसीएम में क्या करते हैं? लिख लेते हैं। जब इसका गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 3 बार, 3 का गुणा 2 बार, और 5 का गुणा 1 ही बार, क्योंकि उसके पावर में 1 है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, और 40 में तितरी के 9 से जब गुणा कराएंगे तो 9 चौका 36, 360 आ जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? 360 हो जाएगा। ठीक है, HCF निकल गया 6, और एलसीएम निकल गया 360। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं भी इसमें समझ में ना आया हो, यदि 4 उदाहरण हम कराए हैं, यदि चारों उदाहरण में आपको कहीं भी समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।